नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बात करेंगे महाराष्ट्र की और हमारी खास पेशकश का नाम है महाराष्ट्र में शाही टक्कर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको आगे बताएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। वो इस लिहाज से है कि इस सियासी रण में कई दिग्गजों की साख दांव पे लगी हुई है। इसमें सीएम, डिप्टी सीएम से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। इसके साथ ही कुछ सीटों पर मुकाबला परिवार के सदस्यों के बीच में है। हालांकि महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी अपनी जीत को यकीन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन दिग्गजों की सीटों पर सभी पार्टियों की नजर टिकी हुई है। ये सीटें पार्टियों और प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी है। स्टार प्रचारक रैलियों के जरिए शक्ति परीक्षण में जुटे हुए हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी भी अब अपनी किस्मत आजमा रही है। तो गठबंधन में उलटफेर होने की वजह से उसकी चुनौतियां भी बढ़ी हुई हैं। महाराष्ट्र में दिग्गजों की सीट और सियासी समीकरण उनकी चुनौतियों के साथ अब जीत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टियों की रणनीति पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, महाराष्ट्र में शाही टक्कर। दिग्गजों की साख का सवाल। राजनीतिक परिवारों पर दबाव। नतीजों में मिलेगा जवाब। वोटों का बदल चुका समीकरण। पार्टियों का क्या है आकलन। महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी। महाराष्ट्र में किसकी बारी। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टियों के बीच घमासान तेज हो गया है। पार्टियों के लिए एक एक सीट अहम है और वो वोटों के समीकरण के हिसाब से सीटों पर जीत को यकीनी बनाने में जुटी हुई है। लेकिन कुछ सीटें इस तरह इस बार बेहद ही अहम बनी हुई है। राज्य के कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। उन सीटों पर मुकाबला भी कांटे का है। राज्य में पिछले 5 सालों में सियासी उठापटक काफी है और इससे गठबंधन में बड़ा उलटफेर हो चुका है। ऐसे में दिग्गजों की सीटों पर जीत को सुनिश्चित करने की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। लिहाजा महायुति हो, महाविकास अघाड़ी ही क्यों ना हो, ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। वहीं आपको बता दें, दिग्गज अपनी सीट को बचाने की पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिग्गजों की सीटों का हाल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असली मुकाबला तो महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी सियासी परीक्षा दिग्गजों की है, जिनकी साख दांव पर है। इस लिहाज से इस चुनाव की अहमियत बढ़ गई है। राज्य में होने वाले सियासी घमासान के बीच सभी पार्टियों की नजर उन सीटों पर टिकी है जहां पर अहम चेहरे चुनावी मैदान में हैं। महाराष्ट्र के सियासी रण में राज्य के सीएम, डिप्टी सीएम से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों तक की किस्मत का फैसला होने वाला है। इनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे शामिल हैं। ठाणे जिले की कोपरी 5 पाखड़ी विधानसभा सीट सबसे अहम सीटों में से एक है। वो इसलिए कि यहाँ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे 2009 से कोपरी 5 पाखड़ी सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने केदार दीघे को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उतारकर बड़ा दांव चला है। बीजेपी और महायुति भी लगातार अपने काम का हिसाब दे रही है, लेकिन बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के पास एक ही तरीका है। कांग्रेस उसके साथियों की झूठ की दुकान
यही दुकान इन दिनों कांग्रेस और उसके चेलों ने महाराष्ट्र में लगाई है। कांग्रेस ने कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में भी यही जूट की दुकान सजाई थी और वहां क्या हाल हुआ? चुनाव खत्म हुए, दुकान का शटर गिर गया। नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट भी काफी अहम है। यहाँ से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव मैदान में हैं। 1999 और 2004 में फडणवीस नागपुर पश्चिम सीट से चुनाव जीते, पर इस सीमन के बाद जब नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट बनी तो फडणवीस ने यहाँ से चुनाव लड़ा और फिर विधायक बने। इस बार नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार उनके सामने कांग्रेस के प्रफुल्ल विनोद गोटादे किस्मत आजमा रहे हैं। 2014 में भी ये दोनों उम्मीदवार इस सीट पर आमने सामने थे। बारामती विधानसभा सीट हमेशा की तरह 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी खास बनी हुई है। ये वही सीट है जहां से कभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार जीते थे। हालांकि पिछले 7 चुनाव में बारामती सीट से शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जीतते रहे हैं। अजीत पवार अपने चाचा से अलग हो चुके हैं। अजीत पवार एक बार फिर बारामती से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें अपने परिवार से ही चुनौती मिल रही है। अजीत पवार के सामने उनके भतीजे युगेंद्र पवार खड़े हैं। युगेंद्र शरद पवार वाली एनसीपी के उम्मीदवार हैं। पवार साहब 2004 से 14 आपकी अगाड़ी की सरकार थी। 10 साल महाराष्ट्र के लिए आपने क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। सिराला वालों वो हिसाब नहीं देते हैं, मगर मैं तो बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं। सुनना है क्या? जरा जोर से बोलो, सुनना है? 10 साल में अगाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,000 करोड़ रुपया दिया। 1,91,000 करोड़। और मोदी जी ने महाराष्ट्र को 14 से 24 10 साल में मोदी जी ने 10,15,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो दिग्गजों के अलावा इस बार ठाकरे परिवार की तीसरी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही है। तीसरी पीढ़ी हम ये कह सकते हैं। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारा है, तो एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे भी अब चुनावी मैदान में हैं। जिन सीटों पर ठाकरे परिवार चुनावी मैदान में है, वहां पर अविभाजित शिवसेना का वर्चस्व रहा है, लेकिन एमवीए का कांग्रेस से गठबंधन से उद्धव गुट ने उस समीकरण को बिगाड़ दिया है। इस लिहाज से ठाकरे परिवार के लिए यह चुनाव बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। बीजेपी ने ठाकरे परिवार की सीटों के मुकाबलों को त्रिकोणीय बना दिया है और उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। ठाकरे परिवार की चुनौती। सत्ता का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने पास रखने वाले ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनाव मैदान में है। 2019 में विधानसभा चुनाव लड़कर आदित्य ठाकरे विधायक बने। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के प्रभावशाली ठाकरे परिवार के पहले सदस्य थे, जो सीधे जनता से चुने गए थे। तब तक न तो उनके पिता उद्धव ठाकरे और न ही उनके चाचा राज ठाकरे ने कभी चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद का चुनाव लड़ा। अब उनके चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य ठाकरे एक बार फिर वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अमित ठाकरे माहिम से चुनाव मैदान में है। इस बार का चुनाव इन दोनों के लिए मुश्किल है। आदित्य ठाकरे शिवसेना यूबीटी के एक प्रमुख नेता और युवा सेना के अध्यक्ष हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आदित्य ने मुंबई में अपनी पार्टी शिवसेना के गढ़ वर्ली सीट पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के सुरेश माने को हराया था। महाविकास आघाड़ी सरकार में आदित्य को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इस चुनाव में पूर्व मंत्री का सामना पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा से है। देवड़ा एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के टिकट पर मैदान में है। कांग्रेस शासित राज्यों में हाल ये है कि सरकार चलाने के पैसे इनके पास नहीं है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। खर्चों के लिए
और अपनी जेबें भरने के लिए जनता पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जनता से वसूली हो रही है। जनता भी इनकी असलियत जान गई है। महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है कि एक तरफ महायुति का घोषणा पत्र है, वहीं दूसरी तरफ महाअगाड़ी का घोटाला पत्र है। क्योंकि ये पक्का है, जहां कांग्रेस और उसके साथी होंगे वहां घोटाला होगा ही होगा। ये चुनाव अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए चुनौतीपूर्ण है। माहिम निर्वाचन क्षेत्र शहर के मध्य में स्थित है, जो प्रभा देवी में सेंचुरी बाजार से माहिम कोलीवाड़ा तक फैला हुआ है। ये वही इलाका है जहां से अविभाजित शिवसेना और फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना हुई थी। मध्य मुंबई की माहिम विधानसभा सीट 3 सेनाओं के मुकाबले में फंस गई है। इस सीट से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। अमित ठाकरे के सामने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने महेश सावंत को टिकट दिया है। बीजेपी ने अमित ठाकरे को समर्थन देने का वादा किया है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने अपने मौजूदा विधायक सदा सरवनकर को मैदान में उतारा है। इसके चलते माहिम में एमएनएस, शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी के बीच मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। भाइयों बहनों, अघाड़ी वालों का एजेंडा फिक्स है। वो अपनी एक निश्चित वोट बैंक को सुखी करना चाहते हैं, समृद्ध करना चाहते हैं। आपको मालूम है ना उनकी वोट बैंक कौन सी है? मालूम है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? किसके लिए वक्फ बोर्ड के सुधार का कानून का विरोध कर रहे हैं? वो उसके लिए ही काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर वर्ग, हर आयु, हर व्यवसाय और हर क्षेत्र के नागरिकों की प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करे। देखिए, महाराष्ट्र में शाही टक्कर इसलिए क्योंकि हरियाणा में नतीजों को अपने पक्ष में बीजेपी कर चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में भी अब नई परिभाषा गढ़ने की तैयारी कर रही है। इस रणनीति पर अमल कर रही है। बीजेपी ने जातीय समीकरणों को साधने के लिए मराठों के साथ दलित, ओबीसी, बंजारों पर अपना पूरा फोकस बनाया है। ये वो वोटर हैं जिनका राज्य के 150 से ज्यादा सीटों पर असर है। लोकसभा चुनाव में इनके असर वाले इलाकों में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट को नुकसान उठाना पड़ा था और इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। महाराष्ट्र में महायुति के लिए हैट्रिक बनाने की चुनौती है और बीजेपी के पास अब एक सदाबहार फॉर्मूला है। वो इस बार उसी पर अमल कर रही है, लेकिन आखिर क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी की बड़ी तैयारी। लोकसभा चुनाव में मिले झटके को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति पर अमल कर रही है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के दिग्गज चुनाव प्रचार में धार देने में जुटे हैं। महाराष्ट्र के दिग्गज लीडरों को भी प्रचार अभियान में उतारा गया है और 170 से ज्यादा रैलियां आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। महायुति की नजर महाराष्ट्र में उससे छिटक चुके 40% ओबीसी और 10% आबादी वाले दलित वोट बैंक पर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को ओबीसी बहुल पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में सर्वाधिक नुकसान हुआ था। इन तीनों क्षेत्रों की 26 सीटों में महज 9 सीटें ही जीत पाई और महायुति को 14 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ। एमवीए सिर्फ कोंकण इलाके में ही बेहतर प्रदर्शन कर पाया, जबकि मुंबई में शिवसेना यूबीटी ने अपना दबदबा साबित किया। एमवीए अब ओबीसी और दलितों की नाराजगी दूर करने, समर्थक मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की रणनीति पर जोर लगा रहा है। महाराष्ट्र के दोनों गठबंधनों सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास आघाड़ी एमवीए की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे को अपने पक्ष में करके बीजेपी ने जिस फार्मूले से डैमेज को कंट्रोल किया, उसी फार्मूले पर अमल करते हुए वो महाराष्ट्र फतह करने की तैयारी में है। कांग्रेस भी इस बार कोई गुंजाइश छोड़ने के मूड में नहीं है। महायुति की चुनौती जीत की हैट्रिक लगाने की है, तो एमवीए के सामने लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन बरकरार रखते हुए बीते 2 चुनाव से जारी सूखा खत्म करने की है।
इस तरह से इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की स्थिति हरियाणा चुनाव की तरह है। वो इस लिहाज से भी कि बीजेपी ने इस बार चुनाव को मराठा आंदोलन वर्सेस गैर मराठाओं पर फोकस कर दिया है। दो महागठबंधन आमने सामने हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए महायुति गठबंधन के रूप में आपके सामने अपने मुद्दों, अपने मूल्यों और अपने आदर्शों के साथ है। और दूसरी तरफ महाअघाड़ी गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में। और जब महाअघाड़ी की बात आती है तो मैं कहता हूं ये महाअघाड़ी नहीं, यह महाअनाड़ी गठबंधन है। महाअनाड़ी इसलिए क्योंकि जिसको राष्ट्र धर्म की चिंता नहीं, जिसे अपने संतों, महापुरुषों, समाज सेवियों के मान मूल्यों के लिए मर्यादाओं की चिंता नहीं, जिसे राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता नहीं, जिसे युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं, जिसे बहन और बेटियों की सुरक्षा की चिंता नहीं, ऐसा महाअनाड़ी गठबंधन जिसको नेतृत्व दे रही है कांग्रेस, उस कांग्रेस से अब देश को कोई अपेक्षा रखनी भी नहीं चाहिए। तो देखिए, सियासी समीकरण के लिहाज से महाराष्ट्र 6 अलग अलग जोन में इस वक्त बटा हुआ है और इसमें अलग अलग पार्टियों का दबदबा भी है। और इस बार राज्य विधानसभा चुनाव में 6 बड़ी पार्टियों के बीच में घमासान है, तो वोटों का ध्रुवीकरण करना तमाम पार्टियों के लिए चुनौती बना हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र का सियासी समीकरण। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सियासी समीकरण बदल चुका है। पिछले चुनाव में जो गठबंधन बना था उसमें बड़ा उलटफेर हो चुका है और इस लिहाज से वोटों का समीकरण भी बदल गया है। सियासत के लिहाज से महाराष्ट्र 6 जोन में बटा है और इन सभी इलाकों की सियासी हवा भी अलग अलग है। विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र और मुंबई है। हर इलाके में अलग अलग पार्टियों का अपना असर है। पिछले चुनाव में जब शिवसेना का बंटवारा नहीं हुआ था तब बीजेपी और शिवसेना का मुंबई की सीटों पर मजबूत होल्ड था। लोकसभा चुनाव के नतीजों में ये साफ हो चुका है कि अब यहाँ की तस्वीर बदल चुकी है। 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिली, वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना को 56 सीटें आई थी। इस तरह इस गठबंधन को कुल 161 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े 145 से काफी ज्यादा थी। दूसरी ओर एनसीपी को 54 सीटें, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। महायुति के घोषणा पत्र के बीच महाअघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है महाअघाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअघाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअघाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअघाड़ी यानी टोकन मनी, महाअघाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। मैं महाअघाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। महाराष्ट्र में पिछला 5 साल काफी सियासी उठापटक वाला रहा है। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिंदे गुट की शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी अजित पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में इंडिया गठबंधन को 30 और एनडीए को 17 सीटें मिली। इनमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 41 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद होने जा रहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति को लेकर पार्टी ने तमाम पहलुओं पर गौर किया है। एक एक सीट का पूरा हिसाब किताब लगाया गया है और उसी के मुताबिक रणनीति बनाई गई है।
8 लोकसभा सीटों में 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन एक विधानसभा सीट पर खराब प्रदर्शन के कारण सीट गंवानी पड़ गई। इन कमियों को दूर करने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार की है। बीजेपी राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बूथ स्तर तक तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस के नेता खड़गे जी ने कांग्रेस वालों को कहा कि भाई वादा संभल कर करना, जरा हिमाचल में पूरा नहीं हुआ, कर्नाटक में पूरा नहीं हुआ, तेलंगाना में पूरा नहीं हुआ। खड़गे साहब, आप कुछ भी कहिए, आपके जो नेता है ना खटाखट वाले, ऐसा वादा करते हैं जो कभी पूरा ही नहीं होता, पूरा ही नहीं होता। कांग्रेस के अध्यक्ष ही कहते हैं कि कांग्रेस जो वादे करती है वो काल्पनिक है, पूरे नहीं होते। और मैं आज कहकर जाता हूं, हम मोदी जी ने जितने भी वादे किए सभी वादों को पूरा करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी है।